Bismillahirrahmanirrahim. Derivation of one-dimensional wave equation u double t is equal to c square u double x. It's also called vibrating string equation. We are now going to derive the vibrating string equation. Curly 2u by curly t square is equal to c square curly 2u by curly x square. Let's consider an elastic string which is also uniform and its length is small l as we have drawn it here. Stretch it and fix it at points O and A. Pull it from any point between O and A. After getting this point, we'll release it. यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और इसको हमने इन दो पॉइंट्स के साथ बांध दिया, पॉइंट O और पॉइंट A के साथ. तो किसी एक पॉइंट से उठा के इसको ऊपर की जानिब खींचेंगे तो रिलीज करेंगे, जिससे इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी, वर्टिकल मोशन होगी. वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी मोशन को एक्चुअली हमने चेक करना है. तो हम वाई एक्सिस को u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी का नाम दे रहे हैं, यानी कि x के चेंज होने से u में भी चेंज आएगा, टाइम के चेंज होने से भी u में चेंज आएगा. u जो है वो x और t पे डिपेंड कर रहा है. तो एक्चुअली ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने ऑब्जर्व करना है. आफ्टर पुलिंग इट वील सी सम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस. We call it u as a function of xt. u as a function of xt will represent the displacement at any point x and at any time t. एक पॉइंट है P, उसका x कोऑर्डिनेट है x या x1 आप कह लें, और एक नेबरिंग पॉइंट है उसका जिसको हम कैपिटल Q कह रहे हैं, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको x2 का हुआ है. Q का ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है कि x1 और x2 में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम डिस्टेंस होगा. हम उसको डेल एक्स का नाम दे देते हैं, यानी Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली x1 प्लस डेल एक्स है, या x प्लस डेल एक्स आप चाहे कह लें. तो पी क्यू आर का इस लेंथ को हम डेल एस का नाम दे रहे हैं. यहां पे आपको पॉइंट P पे भी एक टेंजेंट नजर आ रहा होगा और पॉइंट Q पे भी एक टेंजेंट नजर आ रहा होगा. तीन असम्पशंस करते हैं इसमें. पहली असम्पशन ये है कि जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, और जब आप उसको बेंड करते हैं तो आपको आगे से कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं मिल रही. तो अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे आप टेंशन फाइंड करना चाहते हैं, आप वहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट आपको टेंशन बता देगा उस पॉइंट पे उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन. दैट्स व्हाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टेंजेंशियल टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग एट ईच पॉइंट. अब हम ये करेंगे कि ये जो टेंजेंट्स ड्रा किए हुए हैं, T1 एंगल अल्फा बना रहा है, T2 जो है वो एंगल बीटा बना रहा है. हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे. लेट्स कंसीडर P एंड Q आर नेबरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व. लेट्स कंसीडर द टेंशन एट पॉइंट P इज T1 which will be tangent at point P because of our assumption. Similarly, tension will be T2 at the point Q. तो T1 है, ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा T1 cos अल्फा, वर्टिकल आ जाएगा T1 sin अल्फा. इसी तरह T2 एंगल बीटा बना रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 cos बीटा और वर्टिकल कंपोनेंट T2 sin बीटा. ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ T1 and T2. T1 is making an angle alpha while T2 is making an angle beta along the curve. अब सेकंड assumption जो हमारी है वो ये है, हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी कोई मोशन नहीं है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along horizontal direction will be 0. और second assumption is not to consider any motion of the string along horizontal direction. String will move only in vertical direction, कि सिर्फ height हम चेक करेंगे. Hence sum of all the forces in the horizontal direction must be 0. T2 cos beta minus T1 cos alpha is equal to 0, या T2 cos beta is equal to T1 cos alpha. तो हम क्योंकि इक्वल है तो हम उसको कैपिटल T का नाम दे रहे हैं, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं. थर्ड assumption हमारी ये है कि हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे. थर्ड assumption is to neglect the gravitational force on the string. Hence according to Newton's second law, force is equal to mass times acceleration. Acceleration तो आपका आ गया d2u by dt square. अब mass की बात करते हैं. अब हमें पता है कि density is equal to mass divided by volume. अब हम उस चीज पे चलें. और एक और बात ये है कि P Q दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हैं Q के, तो आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ ये दोनों सेम हो जाएंगे, डेल एस और डेल एक्स
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। लेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज डेल S बिकॉज P एंड Q आर नेबरिंग पॉइंट्स, हेंस आर्क लेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू chord length. Know that density is equal to mass divided volume, but in this case there is no volume. ज़रा वो तो आपके पास सिर्फ एक लेंथ है P Q, वॉल्यूम वाली तो कोई बात नहीं है। पोर्शन ऑफ आर्क P Q ऑफ द स्ट्रिंग हैज इट्स लेंथ ओनली, सो डेंसिटी विल बी mass divided by length. Mu is equal to m divided by del S. अब यहाँ पे आप डायरेक्टली del S की जगह del X भी कह सकते हैं क्योंकि हमने क्या दिया वो इक्वल है। हम यहाँ से आ जाएगा mu टाइम्स del S, और mu को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई, मास की जगह आ गया म्यू डेल एस, एक्सेलरेशन की जगह आ गया डेल यू बी डेल टी स्क्वायर। सेंट्रल फोर्सेस को तो हमने इग्नोर किया हुआ है, यानी कि उनका सम तो हमारे पास जीरो आ रहा था हमारी अजम्पशन की वजह से, तो हमारे पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन बच जाएगी। और वर्टिकल डायरेक्शन वाली हमारे पास एक T2 साइन बीटा थी और दूसरी T1 साइन अल्फा थी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो इसलिए T2 साइन बीटा माइनस T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू डेल एक्स इंटू करली 2 यू बाई करली टी स्क्वायर। ये डेल एस की जगह पे हमने डेल एक्स लिख लिया। अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई टी, थ्रू दिस वी विल गेट T2 साइन बीटा बाई टी माइनस T1 साइन अल्फा बाई टी इज इक्वल टू म्यू डेल एक्स बाई टी इंटू करली 2 यू बाई करली टी स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, टी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास टेंजेंट्स आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हमारे पास आ गया टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टी बाई म्यू डेल एक्स इज इक्वल टू करली 2 यू बाई करली एक्स स्क्वायर। अब टेंजेंट्स हमें पता है स्लोप्स होते हैं, स्लोप एट पॉइंट Q इज टेंजेंट बीटा एंड स्लोप एट पॉइंट P इज टेंजेंट अल्फा। हम यहाँ पे सारे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे क्योंकि u हमारे पास फंक्शन x और t दोनों का है। हियर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, सो वी विल डिफरेंशिएट पार्शियली। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास आ जाएगा करली u बाई करली x एट पॉइंट x1 प्लस डेल x, x1 की जगह आप x भी चला सकते हैं। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू करली u भी करली x एट पॉइंट x1। तो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल x अप्रोचेस 0। ये सारा पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करली 2 u भी करली x स्क्वायर हो जाएगा। ये t ओवर म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट म्यू भी कांस्टेंट, तो दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर भी एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम c स्क्वायर का नाम दे रहे हैं। तो हमने चेक कर लिया जी कि करली 2 u बाई करली t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर करली 2 u बाई करली x स्क्वायर। अब इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस भी इस पे अप्लाई करके चेक करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है जी, बाउंड्री पे जो कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, बाउंड्री पे इस बाउंड्री पे भी हमारी हाइट 0 है क्योंकि हम x एक्सिस पे थे, तो x एक्सिस पे ज़ाहिर है जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। इसी तरह इस पॉइंट पे भी कोई हाइट नहीं है, तो बाउंड्री कंडीशन हमारी बनती है u0t इज इक्वल टू 0 एंड ult इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू 0 and equal to 0 when x is equal to L. When we pull the string, we will consider it as an initial condition. Initially we will set t is equal to 0. तो जब हम इस स्ट्रिंग को इस पॉइंट से पुल करके यहाँ पे लेके आते हैं तो वो इनिशियल शेप है स्ट्रिंग की, इनिशियल शेप ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हम f ऑफ x का नाम दे रहे हैं, यानी कि ux0 इज इक्वल टू f ऑफ x या u इज इक्वल टू f ऑफ x व्हेन t इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसको g ऑफ x का नाम दे देते हैं फॉर द होल लेंथ, और करली u भी करली t वैसे तो वेलोसिटी कहते हैं, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट t इज इक्वल टू 0।